नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडीओ स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्दीमर का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो वर्दीमर थे, उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसका नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मैक्स वर्दीमर इनका पूरा नाम है। यह मूलतः जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया और 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रसिद्ध किया। पहले थे कोफका, दूसरे थे कोहेलर और तीसरे हैं कुर्ट लेविन। जो इन 3 वैज्ञानिकों में से महत्वपूर्ण कार्य किया, वो किया था कोहेलर ने। इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जानते हैं। गेस्टाल्टवाद या समग्राकार या फिर पूर्णाकार। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है समग्राकार या पूर्णाकार। समग्राकार या पूर्णाकार का अर्थ है कि हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो उसके किसी भाग या अंश की कोई छवि अपने दिमाग में न बनाकर उस संपूर्ण वस्तु की छवि अपने दिमाग या मन में बना लेते हैं। उसे हम समग्राकार या पूर्णाकार कहते हैं, जिसे हम गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। गेस्टाल्टवाद के अनुसार जो सीखना है वह अंतर्दृष्टि द्वारा होता है, यानी कि जब भी हम किसी वस्तु को लेकर अधिगम करते हैं तो वह अपनी सोच या समझ के माध्यम से या फिर अपनी सूझबूझ के माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। अधिगम का अर्थ है कि अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना। गेस्टाल्टवाद के अनुसार समग्रता क्या है? मस्तिष्क में किसी भी चीज को पूर्ण या समग्र रूप में देखना ही गेस्टाल्टवाद के अनुसार समग्रता है। जिससे कि बालक या व्यक्ति गाय को देखता है तो वह उसे गाय के रूप में ही देखता है, न कि आंख, नाक, कान, सिर, पैर आदि के रूप में देखता है। यानी कि बालक संपूर्ण गाय की छवि अपने दिमाग में बनाता है, न कि उसके जितने भी अंग है उन अंगों की छवि अपने दिमाग में बनाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि प्राणी प्रयत्न एवं त्रुटि, अनुबंधन या किसी अन्य सिद्धांत के द्वारा नहीं सीखता, अपितु वह अपनी सोच या समझ के माध्यम से ही सीखता है, अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही सीखता है। जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है गेस्टाल्टवाद, दूसरा नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तीसरा नाम है अंतरक्रिया का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत एवं अंतिम नाम है पूर्णकार का सिद्धांत। इनके अलावा एक नाम और है जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं। जो सूझ का सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद है या फिर अंतर्दृष्टि, ये 3 नाम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इन तीनों नामों के द्वारा पूछे जाते हैं, या फिर जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के नामों पर पूछे जाते हैं। समग्रवादी बताते हैं कि कोई बालक, जानवर या मनुष्य किसी भी समस्या को पहले पूरी तरह से समझता है, उसके बाद वह उस समस्या का समाधान अपनी सोच या समझ के माध्यम से करता है और उसी को हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं। जैसे किसी बालक या व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या को पहले पूरी तरह समझता है, उसके बाद में उस समस्या का समाधान अपने सोच के माध्यम से करता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रयोग है वह क्या है। कोहलर ने अपना प्रयोग किस प्रकार किया, किस पर किया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग किया था सुल्तान पर। जो एक चिंपांजी है, उस चिंपांजी का नाम है सुल्तान, वनमानुस या चिंपांजी। इन्होंने इस पर 4 प्रयोग किए जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला प्रयोग किया इन्होंने कि इस चिंपांजी को इन्होंने भूखा रखा और एक कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे में इन्होंने पहले से क्या किया, एक बांस रख दिया और उस जो कमरे की छत है उस छत पर कुछ केले टांग दिए। जब उसको उस कमरे के अंदर डाला गया चिंपैंजी को, तो चिंपैंजी इधर उधर देखने लगा ताकि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। परंतु जब उसने छत की तरफ देखा तो उसे कुछ केले टंगे दिखाई दिए। जब वह खड़ा होकर उन केलों तक पहुंचने का प्रयास करने लगा तो वह उन केलों तक नहीं पहुंच सका। तो उसने क्या किया,
कि कमरे में इधर उधर देखा और उसे एक बांस दिखाई दिया। तो उसने अपनी जो सोच है उसके द्वारा समझा कि जो केले है उसको मैं ऐसे तो प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो बांस है उसकी सहायता से मैं उनको अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसने बांस का टुकड़ा उठाया और उस बांस की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। पहले प्रयोग में कमरे में एक बांस रखा तथा छत से कुछ केले लटकाए। चिंपैंजी ने इधर उधर देखा, उसे छत से कुछ केले टंगे दिखाई दिए। उसने उन केलों को पाने का प्रयास किया, परंतु वह उन केलों तक नहीं पहुंच सका। उसको बांस पड़ा दिखाई दिया और उसने बांस की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार उसने अपने पहले प्रयोग में केले प्राप्त कर लिए। दूसरा प्रयोग क्या किया कि उन केलों को वहीं पर लटका दिया गया और कमरे में एक की बजाय दो बांस रख दिए गए। और जो पहला बांस था, हम कह सकते हैं कि पहले बांस को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। जब चिंपैंजी ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया खाने के लिए, और जब उसने ऊपर देखा तो फिर से वही केले टंगे दिखाई दिए। तो उसने क्या किया, उस एक बांस के टुकड़े को उठाया, परंतु वह उस बांस के केले तक नहीं पहुंच सका। तो उसने अपना जो पूर्व ज्ञान लिया था उसके आधार पर उसने दोनों बांसों को आपस में जोड़ लिया और उसको केले तक पहुंचाकर केले प्राप्त कर लिए। दूसरे प्रयोग में केलों को और ऊंचा लटकाया गया। कमरे में दो बांस रखे गए। भूखे चिंपांजी ने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक बांस से केले पाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। कमरे का निरीक्षण करने पर उसे दोबारा दूसरा बांस दिखाई दिया। संकेत पाकर उसने दोनों बांसों को जोड़ा और केले प्राप्त कर लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रयोग की। कोहलर ने तीसरा प्रयोग क्या किया कि केलों को और ऊंचा टांग दिया और उसमें एक संदूक रख दिया। संदूक जब उसने खाने के लिए इधर उधर देखा तो उसे छत पर केले टंगे दिखाई दिए और अब इस बार उसको बांस भी दिखाई नहीं दिया। तो उसने क्या किया, जो बॉक्सा पड़ा था, जो बॉक्स थी उसमें संदूक थी, उसको उठाया और उनको केले के नीचे रख दिया और उस पर चढ़ गया। चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। तीसरे प्रयोग में केलों को और ऊंचाई पर टांग दिया गया। कमरे में एक संदूक भी रख दिया गया। अब भूखे चिंपैंजी ने पूरे अनुभव का प्रयोग करते हुए केले पाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। संदूक को देखकर उसने उपाय निकाला और वह संदूक पर चढ़कर दोनों बांसों की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। अब हम बात करते हैं चौथे प्रयोग की। चौथे प्रयोग में क्या किया कि केलों को और भी ऊंचा टांग दिया गया। कमरे में दो संदूक रख दिए। तीसरे प्रयोग में इसने एक संदूक रखा, इस बार इसने दो संदूक रख दिए और क्या किया कि उन केलों को वहां पर टांग दिया, दो संदूक रख दिए और बांस के टुकड़े रख दिए। तो उसने क्या किया कि एक संदूक रखा जो उसने तीसरे प्रयोग में रखा था, परंतु वह उन केलों तक नहीं पहुंच सका। तो उसने दोनों बांसों को जोड़ा, फिर भी नहीं पहुंच सका। तो उसने एक बॉक्स और रखा बॉक्स के ऊपर। जब उन दोनों बॉक्सों के ऊपर चढ़कर उसने केलों को पाने का प्रयास किया तो वह इस बार सफल रहा। अब की बार केलों को और ऊंचा टांग दिया गया। कमरे में दो संदूक रखे गए। भूखे चिंपांजी ने पूर्व ज्ञान के आधार पर केले पाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। फिर उसने एक संदूक दूसरे के ऊपर रखा और उन पर चढ़कर बांसों की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। पहले प्रयोग में एक बांस का टुकड़ा रखा गया और केलों को टांग दिया गया। दूसरे प्रयोग में दो बांस के टुकड़े थे और केलों को और ऊंचाई पर टांग दिया गया। तो चिंपैंजी ने क्या किया, जो पहला प्रयोग में जो उसका अनुभव था उसी के आधार पर उसने दूसरे प्रयोग में केले प्राप्त किए। अब उसने क्या किया, जो तीसरा प्रयोग था उस तीसरे प्रयोग में जो संदूक था उसको रखकर उस बांस की सहायता से उन केलों को प्राप्त किया। चौथे प्रयोग में संदूक दो थे, तो उसने दिमाग लगाया कि मैं इन संदूक की सहायता से इन केलों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसने एक संदूक के ऊपर दूसरा संदूक रखा और उन पर चढ़ गया और उन पर चढ़कर वो बांस की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार चारों प्रयोग में उसने अपने सोच, अपने समझ के माध्यम से जो समस्या उत्पन्न की गई, उस समस्या का समाधान उसने अपने समझ के माध्यम से निकाला। तो इसी पर वैज्ञानिक ने कहा है कि जो व्यक्ति या मनुष्य है या बालक है, वह अपनी समस्या का समाधान पहले सोचता है, उस समस्या के बारे में, उस समस्या पर विचार करता है और उसके बाद उस समस्या का समाधान अपनी समझ या सोच के माध्यम से विकसित कर लेता है। तो इसी प्रकार यह प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इस प्रयोग में सुल्तान को दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या थी बांसों को जोड़ने से संबंधित और दूसरी समस्या थी केलों और फर्श के मध्य की दूरी को बांटना, यानी कि समझना कि कितनी दूरी है ताकि मैं उन केलों को प्राप्त कर सकूं।
उसने पहली समस्या का समाधान प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा किया। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वह दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा तथा अनुकरण द्वारा किया। दूसरी समस्या का समाधान सूझ के द्वारा किया गया। चिंपैंजी ने अपनी समस्या का प्रत्यक्षीकरण समग्रता में किया तथा समस्या के समाधान के लिए तर्क एवं समझ का उपयोग किया, यानी कि स्वयं की समझ के द्वारा उस समस्या का समाधान किया। समस्या को समग्र रूप में समझने से ही उस चिंपैंजी में सूझ उत्पन्न हुई। इस प्रकार उस चिंपैंजी ने जो केले थे वो प्राप्त कर लिए। अंतर्दृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने मुख्यतः 5 संप्रत्ययों के माध्यम से की है। जो संप्रत्यय निम्न प्रकार से है। पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और पांचवा है पुनर्संगठन। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को लेकर अध्ययन करते हैं तो हमें किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। जब हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमारे रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, तनाव आते हैं, और उन सभी की तनाव और समस्या का जो समाधान है उनके द्वारा हम एक संगठन का उत्पादन करते हैं, ताकि हम अगली बार जब ऐसी समस्याएं आए तो उसका हम निपटारा कर सके। इसके बाद में जब समस्या आती है तो हम पूर्व ज्ञान के आधार पर उन समस्याओं का निपटारा करते हैं, जिसे हम पुनर्संगठन के माध्यम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। पहला महत्व है कि छोटे बच्चों का जो मानसिक विकास है वह अधिक नहीं हो पाता। उनके लिए प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना उपयुक्त होता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वे सूझ के द्वारा सीख सकते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वे प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ही सीखते हैं। यानी कि जब किसी कार्य को बार बार करते हैं, किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं तो उसके माध्यम से वे सीख जाते हैं। परंतु जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े बालक हैं, उनका जो मानसिक विकास है वो अधिक होता है, ताकि वह सूझ के सिद्धांत का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा इसका शिक्षा में महत्व है कि माता पिता एवं अध्यापकों को बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समझकर ही उसके बारे में कोई धारणा सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी कि पहले किसी बालक का जो व्यक्तित्व है वह हमें पूरी तरह आसानी से समझना चाहिए, ताकि हम किसी बालक का मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, चहुमुखी विकास उसका आसानी से कर सके। अगला इसका महत्व है कि यह सिद्धांत समस्या समाधान विधि के प्रयोग पर बल देता है। चौथा इसका महत्व है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं खोजकर ज्ञानार्जन करता है। यानी कि वह किसी भी वस्तु की नई नई खोज करता है और उस खोज के माध्यम से ही ज्ञान का अर्जन करता है। जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान है, उसकी उत्पत्ति इस सिद्धांत के माध्यम से ही हुई है। अगला इसका महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है, अध्यापक को यह चाहिए कि वह बालक की समस्या को पहले पूरी तरह समझे, उसके बाद उस समस्या का समाधान उस बालक के स्तर के अनुसार करे, ताकि वह बालक अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को समस्या का पूरा अध्ययन कराए। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी। जिससे कि हम बात करते हैं, यदि जो चिंपैंजी ने जो केले प्राप्त किए थे, यदि हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई बांस न रखे तो क्या वह केले प्राप्त कर पाएगा? नहीं, वह केले प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि पहले बालक की पूरी समस्या को समझे और उसके बाद में उस समस्या के बारे में उसको समझाए कि आप अगर ऐसे करो, उसको मार्गदर्शित करे, ताकि वह समस्या का समाधान अपने मन से सोच समझ कर आसानी से निकाल सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात की है, जो सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गेस्टाल्टवाद। आज का हमारा वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।